प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चैम्पियन हमाद और उनके साथ ही मौजूद हैं फसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हमाद, मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आप नेशनल चैम्पियन भी हैं और उसके बाद आप एथलीट भी हैं। जी जी, मैं 2 गेम्स करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली गेम है वो पंचिक सिलत है। ये पाकिस्तान में न्यू है पर वर्ल्ड वाइड ये बड़ी देर बहुत पहले से हो रही है। पंचिक सिलत जी, ये कम्फू से रिलेटेड है। और तकरीबन सेम बैकग्राउंड है इनका। उसके बाद आर्म रेसलिंग करता हूँ, इसमें नेशनल चैम्पियन अल्हम्दुलिल्लाह। और सिलत में मेरे पास काफ़ी अचीवमेंट्स हैं और इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुका हूँ अपनी कंट्री को। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आपकी उम्र क्या है? मैं 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह। तो कब से स्टार्ट किया था? मैं तकरीबन 12 साल का था जब पहली बार एडमिशन लिया था सिलत एकेडमी में। और 8 साल से जो आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से। तो ये किक कहाँ से आई 12 साल की उम्र में? मेरे दादा अबू यानी जो हमारा ख़ानदान का बैकग्राउंड है वो सारे पहलवान हैं। अच्छा, पहलवान से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सही सही। तो उनका तो होता है कि बच्चे हमेशा से स्ट्रॉन्ग हो। बस ख़ानदानी जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है। जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे बताएं कि आप पढ़ाई जारी रखी हुई है साथ, वो चल रही है, कंटिन्यू कर रही है? ठीक है। फसी, आप क्या करते हैं? मैं भी आर्म रेसलिंग। आप भी आर्म रेसलिंग करते हैं? आप हमाद के आप उनके शागिर्द हैं? नहीं, मैं अब्दुल अजीज़ का शागिर्द, मैं इसका ट्रेनिंग पार्टनर हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग पार्टनर हैं आप दोनों। तो आपको कितना टाइम हो गया स्टार्ट किए हुए? मुझे 1 साल। 1 साल हुआ है अभी स्टार्ट किए हुए। तो कैसे शौक पैदा हुआ? दरअसल बस ये मैंने अपने कोच को खेलते हुए देखा था, तो मुझे भी एक अंदर से किक आई कि मैं क्यों नहीं बन सकता अपने उस्ताद की तरह। तो इस वजह से मैंने भी गेम कंटिन्यू की और अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत सिखाया। और मैं पीपीएफ में 2nd पोजीशन आई है मेरी वेट कैटेगरी में। और स्टार्ट में शादरे में मेरी वेट कैटेगरी में हुआ था कंपटीशन, वो भी मैंने विन किया था, गोल्ड मेडल। और राउंड रॉबिन भी हुआ है, उसके अंदर भी मैं विन किया हूँ। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी, जब भी आजकल की जनरेशन है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो गेम्स की तरफ आ ही नहीं रहे हैं ना। उनकी अपनी एक्टिविटीज़ इतनी है कि हम वीडियो गेम्स उसमें मास्टर्स बन रहे हैं और सारा दिन हमने बैठे रहना होता है या जंक लेना होता है और वीडियो गेम्स में हम मास्टर हो रहे हैं। और एक उसमें कंपटीशन में चल रहा है ना कि गेमर है, ये गेमर की एक कैटेगरी बन गई हुई है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये हमारी जिस्मानी सेहत को बहुत मुतासिर कर रहा है। हमारी आइज़, हमारे ये मसल्स, कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। एक टाइम के बाद आपका जो पोस्चर है वो ही डिफरेंट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी बात है कि फर्स्टली कि आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं और आप एक इस उम्र से यहाँ पे हैं। तो दूसरे जो लोग आपके पास आते हैं अकेडमीज़ में या जिनको 1 साल हुआ है, तो आप वो कैसे उनको इम्प्रेस करते हैं या इंस्पायर करते हैं? आर्म रेसलिंग में तो ये तो करना पड़ता है ना, मोटिवेशन देनी पड़ती है। आर्म रेसलिंग में तो हमारे जो उस्ताद हैं अब्दुल अजीज़, वो आप उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं क्योंकि वो बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं। उनके समझाने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आर्म रेसलिंग में जो अग्रेशन है उसको ब्यूटी माना जाता है। तो वही अग्रेशन जो होता है और जो एक लड़कों में होता है कि भाई मैं भी सामने वाले बंदे को बीट करूं, जो अग्रेशन दिखा रहता है उसको देख के उसके दिल में आ रहा था यार ये क्या है, इसको मैंने भी बीट करना है। तो यही तकरीबन एक मोटिवेशन होती है, यही उनको आर्म रेसलिंग की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात किया कि जो आर्म रेसलिंग में एक अग्रेशन होता है उसको ब्यूटी माना जाता है ना एक तरह से। तो एक पर्पसली अगर हम देखें किसी भी मैन में, तो वो एक ऑलरेडी एग्रेशन होता है और उनको बड़ा शौक होता है बचपन से ही बहनों को ऐसे मारने का या इस तरह से चीज़ें करने का। तो ये चीज़ें जो हैं आगे जाकर ऑब्वियसली प्रोफेशन बन जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। आप मुझे बताएं कि एकेडमीज़ वगैरह जो है उस तरह से नहीं है, आप देखा जाए किसी एरियाज़ में है, किसी में नहीं है, किसी दूसरे एरिया से आपको आना पड़ता है। तो अभी तक एकेडमीज़ का क्यों नहीं ये खुल रही हैं? आर्म रेसलिंग दरअसल पाकिस्तान में भी उस तरह इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो प्राइवेट लेवल पे हो रही है और ये गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, वो किसी भी गेम को सपोर्ट नहीं कर रही है। जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं या फिर जो स्ट्रेंथ वाली स्पोर्ट्स हैं उनको फ़िलहाल कोई स्पोर्ट्स नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये प्राइवेट लेवल पे ही हो रही हैं। ज़्यादातर अकेडमीज़ हमारे इलाके में ही मौजूद हैं, तो काफ़ी दूर से भी लड़के आते हैं। अब हमारे जो उस्ताद हैं उनके बहावलपुर से भी शागिर्द हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, इतनी दूर से भी मतलब आते हैं। उन्होंने एक टाइम सेट किया होता है, आफ्टर 1 वीक या मंथ में एक आधी बार वो आते ही आते हैं। ज़बरदस्त। तो आपने तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपना खर्चा खुद करना पड़ता है। उसके अलावा सपोर्ट नहीं है, ये बार बार यही बात है। और प्रॉब्लम्स
बस यही थी, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वार्टर फाइनल क्वालिफाइड हूँ। ज़बरदस्त। लेकिन प्रॉब्लम्स बेसिकली होती यही हैं कि आपको बैकली स्पोर्ट हो, आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही हो आगे जाने के लिए, तो आप जहाँ पे एक लेवल पीछे होते हैं ना, तो आप 2 लेवल्स आगे होते हैं अगर आपके पीछे बैक पे सपोर्ट होती है। जी, और अगर ये बात बहुत अपनी अच्छी कही है कि हमारे तरह के जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक है उनका, तो हमें होता है कि जो चीज़ चल रही है स्मूथली जैसे बाकी सब करें वैसे करते रहें, ज़रा हट के करें तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, इसका खर्चा कैसे आएगा आप। जी बिल्कुल। तो आप बताएं कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है, आपसे भी फंसी मेरा सवाल है आप दोनों से, कि एक जो स्पोर्ट्समैन होता है जैसे कि आप हैं, आपकी डाइट प्लान ये सब चीज़ों का क्या ख्याल रखते हैं और क्या क्या शामिल होता है इसमें? इसमें सबसे पहले हमें अपना वेट, ख़ासकर जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं इनमें हमें अपना वेट जो मेंटेन करना पड़ता है, उसमें हमें कार्ब्स को और हेल्दी कार्ब्स, जी मतलब कार्ब्स हमने लेनी नहीं है, कार्ब्स प्रोटीन की जो मिकदार है उसको ज़्यादा रखना होता है हमने। इसके अलावा प्रोटीन में हम चिकन यूज़ कर लेते हैं, अंडे यूज़ कर लेते हैं, और मिनरल्स के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ कर लेते हैं, और यही चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है वेट को मेंटेन करने के लिए, या अपनी जो हमारी कारकर्दगी है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए। तो आप क्या करते हैं फैसी? आपको 1 साल हुआ है, तो डाइट प्लान उससे पहले की लाइफ में जंक में डिफरेंस आया है पहले से? बहुत ज़्यादा आया है, क्योंकि आर्म रेसलिंग में हमारे टेंडेंस और लिगामेंट्स, जॉइंट्स ये मेन काम करते हैं, तो इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें खानी पड़ती हैं। जैसे कि मैं पहले तो कभी भी उन चीज़ों की तरफ नहीं किया, लेकिन मुझे अपने टेंडन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पावे खाने पड़ते हैं। पाए खाते हैं? बहुत ज़्यादा खाने पड़ते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी उससे। दूध, दही, इन चीज़ों की तरफ पहले कभी भी नहीं गया, जब मैं आर्म रेसलिंग में नहीं था ये चीज़ें नहीं खाता था, लेकिन जब मुझे इनके फ़ायदे पता चले हैं तो फिर अब बहुत ज़्यादा खाता हूँ मैं, क्योंकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। सही है। तो घर वाले खुश हैं कि आप अच्छी जगह पे हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? जी मैम। तो उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं गेमर था, गेमर, प्रोफेशनल गेमर। आप भी गेमर थे? गेमर का कितना इशू होता है? मैं आपके पोस्टर से देख सकती हूँ कि आप कैसे बैठे हुए हैं। गेमिंग कितने अरसे की है? मैंने तकरीबन 3 साल किया। 3 साल प्रोफेशनल गेमर हैं? जी, इवेंट भी खेलता था मैं। अच्छा, तो इसमें आप अर्न करते हैं कि गेमर की मुझे लगता है कि सैलरी या पैसा बहुत अर्न करते हैं वो? दरअसल मैम वो हम जब खेलते हैं ना इवेंट्स वगैरह, तो उसके अंदर हमें मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना स्कोप नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, तो फिर मैं ये गेम की तरफ शिफ्ट हुआ, आर्म रेसलिंग की तरफ। आर्म रेसलिंग की तरफ, ये तो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं ना, आप एक तरह से गेमर से डायरेक्टली इसकी तरफ आ जाए। आपको कितने अरसे से कर रहे हैं आप? हमारे 8 साल से, और आपको 1 साल से। मैं एक मुकाबला देखना चाहूँगी। हीटिंग नहीं करनी। एक मिनट आराम से, आप शुरू करें। 3, 2, 1। ये आप देख रहे हैं फसी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं। अमाद अपनी जगह स्टिल है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी है। दोनों ने टेबल के ऊपर हाथ रखा हुआ है कि ये टेबल के ऊपर हाथ रखना अलाउ है? जी, ये इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन में है, रख सकते हैं। अगर हाथ छोड़ेंगे तो फाउल है। ठीक हो गया, हाथ नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। और फसी जो है पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। मुझे डर है कि उनकी जो कोहनी है वो टेबल के बिल्कुल एज पर है, तो वो चोट ना लग जाए। ज़बरदस्त। कितनी देर तक ये चलता है ऑलमोस्ट? अच्छा, मैं आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी। ये जोर आजमाई जो है ये बहुत खूब हो रही है। ओह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मुझे बताइए कितने देर तक आप ये आर्म जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगले बंदे को होल्ड कर सकते हैं? हमारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड है। स्टेमिना और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। वैसे तो जो बेसिकली होता है, हमने रेफरी की गो पे फोकस रखा होता है। जैसे वो गो कहता है 1 सेकंड में भी पंजा नीचे आ जाता है। बड़ी बड़ी स्पीड्स होती हैं, 1 सेकंड में भी आ जाता है। और जो सबसे अभी तक स्पेसिफिक जो स्पीड है वो कितनी है? कितनी देर किसी ने होल्ड करके रखा है? ज़्यादा देर होल्ड जो मैंने देखा हुआ है वो मैं ही करता हूँ आर्म रेसलिंग में। अजीज़ भाई हैं, वो स्पीड खेलते हैं। नेशनल चैंपियन है सर आप। तो अजीज़ भाई स्पीड खेलते हैं। ये स्पीड खेलते हैं, उससे क्या मुराद होती है? मतलब वो सामने वाले को मौका ही नहीं देते हैं। अच्छा, फ्लैश गो होता है और सामने वाले का हाथ नीचे होता है। तो मेरा ये सीन नहीं होता, मैं स्पीड नहीं खेलता हूँ। ये अग्रेशन शो करने के लिए या सामने वाले को ये दिखाने के लिए भाई मैं तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो होल्ड करके रखता हूँ। उसको कह रहा होता हूँ भाई चल लगा। मेरे सारे तकरीबन जितनी भी मेरी फ़ाइट्स हैं वो सारी ऐसी ही हैं।
तो इस पर टेक्निक्स वगैरह भी होती हैं कोई? जी, इसमें आर्म रेसलिंग में हुक और टॉप रोल जो सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं वर्ल्ड वाइड। क्या होता है हुक में? हमें मतलब ये जो सुपिनेट करना था अपने हाथ को ऐसे अंदर की तरफ, और टॉप रोल में हमने प्रोनेट करना था बाहर की तरफ। अच्छा, ऐसे भी होता है जी। तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए से आपने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है इंजरी हो गई हो? मेरे फ़िलहाल भी टेंडन इंजरी है। टेंडन इंजरी? तो अभी फिर से कह रहे हो, तो अभी चल रही है प्रैक्टिस वगैरह? जी, लाइट वेट पे कर रहे हैं टेंडन की रिकवरी के लिए, और अपनी डाइट को कितनी थोड़ा देर सा में improve रिकवरी हो किया। जाती है? टेंडन अगर प्रॉपर टूट जाए तो 6 से 7 माह की रेस्ट हमें करनी पड़ती है, लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रेन्स हैं जैसे फ़िलहाल मेरे हैं तो 1 से 2 माह में सेट हो जाता है। 1 से 2 माह में ऑलमोस्ट सेट हो जाता है जी। तो मुझे आप बताएं फसी कि अभी आपने जैसे प्रैक्टिस वगैरह की 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नेशनल चैंपियन के साथ कर रहे हैं, तो होल्ड इन्होंने भी कर रखा, जैसे कि आज जोर आपने पूरा लगाया, तो आगे क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पर इंशाल्लाह। तो अभी आप लोगों के एकेडमीज़ में कितने स्टूडेंट्स वगैरह हैं और किस एज से हैं? तकरीबन जो मेजर आर्म रेसलिंग क्लब है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब माना जा रहा है, और इसमें 500 से 600 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं अजीज़ भाई के, जो कि मेजर आर्म रेसलिंग क्लब से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसमें कुछ बच्चे भी हैं जो 11 से 12 साल के हैं, कुछ बड़े हैं जो 30 साल तक, मतलब 12 से 30 साल तक के हर वेट कैटेगरी में हमारे पास एथलीट्स हैं। तो उसके आपके सब 12 से 13? अच्छा, उसमें भी आ जाते हैं। जी जी। तो कितने छोटी उम्र से बच्चे जो हैं अभी आना स्टार्ट हो गए हैं? क्योंकि अब वालिदैन अगर देखते हैं ना किसी इलाके में एकेडमी है जी जी। तो भेजते ज़रूर हैं। हमारे पास एकेडमीज़ का फुकदान है, अगर वो पैसों को छोड़कर बच्चों को सिखाने की खातिर और जो अपना टैलेंट या हुनर है वो दूसरों तक पहुंचाने की खातिर अगर ये एकेडमीज़ वगैरह अगर खोलना शुरू करें ना, तो मैं नहीं सोचती कि कोई अगर अपने बच्चों को ना भेजे। अजीज़ भाई फीस नहीं लेते, इसी वजह से इतने स्टूडेंट्स हैं। तो वो यही चाह रहे हैं कि जो हमारे इलाके के या कहीं से भी जिन्होंने सीखना हो, अगर वो सीखना चाह रहे हैं, अपने आप को ताकतवर करना चाह रहे हैं, तो वो उनसे सीखते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं ले रहे हम लोग। और इसके अलावा जो हमारे इलाके में जो एकेडमी है मेजर आर्म रेसलिंग क्लब की, जो मेन एकेडमी वो बेगम कोट में है, शाहदरा में, और पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा क्लब यही है। और ये अजीज़ भाई थे, बचपन से मैं उनके साथ ही हूँ, और 12 साल से ऑब्वियसली, अभी भी बच्चे ही हैं। तो बचपन से इकट्ठे हैं, तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था इनका सबसे पहला स्टूडेंट ही मैं था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो एक शागिर्द से बड़ा प्यार होता है, उनका आपके साथ एक होगा, इसलिए मेरा ख्याल है आप जैसे कि उस्ताद को हम जिक्र करते हैं ना, हर नाम में उनका लेकर आते हैं कि वैसे कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो कॉपी करते हैं या एक्शंस को फॉलो करना शुरू करते हैं, अपने घर वालों के बाद ना अपने उस्ताद को करना शुरू करते हैं एक तरह से। तो मुझे बताएं कि आपकी इंस्पायरेशन कौन है? आर्म रेसलिंग में बेसिकली जो एक डेवन लॉरेट नाम का आदमी है, मैं उसी का स्टाइल कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, उनको बाकायदा देख रहे होते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, और मेरी वीडियोस तकरीबन उनसे मेल जोल खाती हैं। मैं उन्हीं का स्टाइल कॉपी करता हूँ खेलते वक्त, और जो फेस एक्सप्रेशन है सारे उसी को कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, फेस एक्सप्रेशंस कैसे कॉपी हो सकते हैं? क्योंकि ये एक आर्म रेसलर है, एक्सप्रेशंस जो है वो टू द मूवमेंट होते हैं ना, जिस तरह से अगले बंदे का जैसे सामने बैठा हो या जितना जोर लग रहा है, फेस एक्सप्रेशंस कैसे कॉपी करते हो? लाइक जब जोर लग रहा होता है तो तकरीबन सबका फेस एक जैसे ही जो एक्सप्रेशंस आते हैं, उसमें सामने वाले को दिखाने के लिए कि तेरे से स्ट्रॉन्ग हो भाई, तो फेस को ऐसे हिलाते हैं स्लो मोशन में, या ऐसे साइड को कर रहे होते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे होल्ड करके इस तरह ही कर रहे होते हैं लाइक। तो मैं उसको कॉपी कर रहा था, मैंने ऐसे होल्ड करके, तो ये मेरा ज़्यादातर स्टाइल होता है। तो बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है आपके फेस एक्सप्रेशन सामने वाले को डिफीट करने के लिए, ये सिर्फ स्ट्रेंथ ही होती है? स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इसमें माइंड गेम्स भी आ जाती हैं। जब मुझे पता है वो मेरे से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी होल्ड हो गया और ऊपर से मैं फेस एक्सप्रेशन शो कर रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा वैसे ही आधी जान छोड़ देता है, तो ये भी मैटर करती है। तो आप अगर फेस एक्सप्रेशन उस तरह से दे रहे हैं अगले को, तो वो वैसे ही थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा शाउट जाता है। वैसे ही वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। एक बार और सिखाएंगे मुझे, एक बार और देखना है। मैं अब आपके फेस एक्सप्रेशंस जो है ना उस पर नोटिस करूँगी बाकायदा। आई कॉन्टैक्ट रखना ज़रूरी होता है? जी, ये सामने वाले का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि जो बंदा हमारे काबू में होता है जो बंदा हमारे काबू में होता है वो हमारी आंखों में नहीं देख रहा होता, क्योंकि उसको पता है ये हमारे काबू में है। ये आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो हमारे काबू में होता है वो हमें नहीं देख रहा होता। फसी
वैसे मैं आपके सपोर्ट में हूँ, प्लीज़ आपने ये वाला राउंड जो है ना मस्टली विन करना है। ओह माय गॉड, मुझे टाइमर लगाना चाहिए था। ये हमारे सीनियर हैं। ये मुझे लगता है आपको इसलिए लेकर आया, किसी और दूसरे साथी को नहीं लेकर आया। नहीं, ये हमारे मेरा ग्रुप भाई में भी है सेकंड छोटा। नंबर पे हैं। अब तो ऐसे ही कहना है, कज़न है मेरा। फिर भी अब ऐसे ही कहना है। ये बेसिकली इनकी एक माइंड गेम थी, टेक्निक थी। वो आपको लाना ही इसलिए चाह रहे थे कि वो आपके साथ ज़ोर आजमाई कर सके और आपको हरा सके। मुझे तो पता भी नहीं था ज़ोर आजमाई होनी है। बिल्कुल नहीं आइडिया था। तो ना आप लोगों ने वैसे भी कभी क्या डिफीट किया आपने इनको? नहीं, ये मेरे अभी सीनियर तक नहीं किया? प्रैक्टिस फाइट में कर चुका है। प्रैक्टिस फाइट में करते रहते हैं एक दूसरे को। जी। तो अभी तक आपको कौन लगता है आपका कंपेटिटर कौन है हमारे? मैं बेसिकली किसी को भी नहीं मानता और इस काबिल भी है कोई? मेरे वेट में मैं किसी को नहीं मानता। वैसे मेरे जो एक होता है, मैं किसी को डिफीट करना चाहता हूँ तो वो मेरे उस्ताद हैं अजीज़ भाई, उनको डिफीट अच्छा, करना उनके चाहता हूँ। साथ कभी किया, उस्ताद के साथ कभी मुकाबला? प्रैक्टिस फाइट्स में या वैसे एक दो बार हमने आपस में शुगल मेले के तौर पे काफ़ी बार खेला हुआ है। इधर हुआ था, नेज़ा ने एक कंपटीशन करवाया था, ऑल पाकिस्तान था वो, उसमें मैं रनर अप था अजीज़ भाई की वजह से। सही है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अब नेक्स्ट क्या प्लान है, नेक्स्ट क्या करना है? ये 20 दिसंबर को मेरी सिलत की दोबारा से इंटरनेशनल फ़ाइट है जो कि दुबई में हो रही है। तो इंशाल्लाह इस बार काफ़ी ट्रेनिंग की हुई है, तो उम्मीद है इस बार मेडल आएगा इंशाल्लाह। 20 सितंबर को? जी। तो फिर आप सितंबर नहीं, दिसंबर में? जी जी। ठीक है, चलें, बेस्ट ऑफ लक। तो उसके लिए क्या तैयारी करनी होती है? हमने अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ पे फोकस करना होता है ज़्यादातर। तो स्पीड के लिए हमें स्किपिंग रोप्स करनी पड़ती हैं, स्प्रिंटें करनी पड़ती हैं, थाइस की गेम होती है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें मतलब एक्सरसाइज होती हैं, काफ़ी होती हैं, और स्पारिंग प्रैक्टिस फाइट्स ये बहुत मैटर करती हैं। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिलत में मुझे अभी तक किसी ने बेट नहीं किया, मैं अनडिफीटेबल हूँ फ़िलहाल। दोबारा भी नहीं कोई करेगा इंशाल्लाह, जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं। और ये एक बहुत अच्छी मिसाल है दूसरे लोगों के लिए जो आजकल यंगस्टर्स हैं। आप देखते हैं दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अगर वो नशा है या गेमिंग है या इस तरह से घर में बैठना, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं है अपना, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए, अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, एकेडमीज़ अगर खुलती जाएँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरह से आगे जाते जाएंगे। चाहे फंसी की तरह 1 साल हुआ है, लेकिन किसी ने हिम्मत तो की है ना आगे आने की, और ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप सोहबत में बैठते हैं ना, वैसे ही आप बनते जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे कहूँगी, कोई पैगाम देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना कोशिश करें, और ये जो मोबाइल पे गेम्स हैं इनसे परहेज़ करें, क्योंकि ये टाइम ज़ाया है सिर्फ। इससे काहली आती है हमारे अंदर, और जो काहली है वो हमें कामयाबी से रोकती है। तो मैं इनसे यही कहूँगा, कोई ना कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स ये लाजमी ज्वाइन करें। बिल्कुल इस तरह से। एफएससी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपको 1 साल हुआ है, लेकिन जो काफ़ी अर्से से गेम्स खेल रहे हैं उनसे कहेंगे कि भाई नहीं खेलो और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ? ऐसे ही है, आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि एक आर्म रेसलिंग, मैं ये नहीं कहता कि आर्म रेसलिंग में है, लेकिन अगर आप कोई कॉम्बैट स्पोर्ट में भी जाते हैं तो आपको एक अलग पहचान मिलेगी। बिल्कुल इस तरह से ही है। और यहाँ पे मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने आप फिज़िकल एक्टिव रहेंगे उतने आप माइंडली एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हमारी अब रूटीन यही है कि हम एक जगह साकिन होकर बैठ जाते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, हम उसी फ़ोन के साथ होते हैं। सिर्फ फ़ोन पे कोई मैसेज देखने के लिए हम फ़ोन पकड़ते हैं और 2 घंटे हम रील्स देखते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और हम सब इसके यूज़ हो रहे हैं, मेरे समेत। लेकिन इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए।